नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बिहार में लंबे समय से चल रहे कैबिनेट विस्तार का पेच अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। साथ ही नीतीश ने कैबिनेट विस्तार की गेंद बीजेपी के पाले में डालते हुए कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है और उनकी आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन अब ये नहीं बता सकते कि कैबिनेट का विस्तार 2 दिन में होगा या फिर 10 दिन में। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में कैबिनेट बंटवारे को लेकर अभी तक बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैबिनेट विस्तार में कौन से फॉर्मूला लागू किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बने 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस बार जिस तरह का जनादेश आया है, उसके लिहाज से मंत्रिमंडल में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका बीजेपी चाहती है, जिस पर जेडीयू राजी नहीं है और वो 50-50 का फॉर्मूला चाह रही है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी के चलते विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार तमाम तरह के तंज एनडीए की सरकार पर कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने खुद कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। ऐसे में मुश्किलें अब बिहार में बढ़ती जा रही हैं कि किस तरह से कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही है और अब ये देखना रहेगा कि कब तक सहमति बन पाएगी, लेकिन हाल फिलहाल में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार पर पेच कहां पर फंसा हुआ है। बिहार में लंबे समय से चल रहे कैबिनेट विस्तार का पेच अभी फिलहाल सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। साथ ही नीतीश ने कैबिनेट विस्तार की गेंद बीजेपी के पाले में डालते हुए कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है और उनकी आपस में बातचीत हो रही है। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज मनुजी जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं और अरुण जी जो कि आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मनोज जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। बिहार कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है? पेच कहाँ पर फंसा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए मनोज जी। हाँ पल्लवी जी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आप अपनी बात जारी रखिए, आपकी आवाज आ रही है। और ये तो जो समय है उस समय पर है जहाँ 4 लोग हैं, वहाँ 4 लोगों के साथ बातचीत करके स्पष्ट रूप से कोई नीति बनती है, कोई निर्धारण बनती है। सभी लोगों को अपने अपने मंत्री का नाम देना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री उसको गवर्नर के पास भेजते हैं, उसके बाद होता है। तो ये तो सर्वविदित है और जो हिसाब है उस हिसाब से है। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है, वह सब है। अब किनको मंत्री बनाना है ये भाजपा को अपने कोटे से उनको तय करना है। जदयू कोटे से किनको मंत्री बनाना है उनको तय करना है। क्योंकि पद कम है, पोस्ट कम है मंत्री पद के लिए, वहां पर नाम उनके पास ज्यादा है। अब वो लोग भी अपने नामों को बिहार के से फाइनल करके वो लोग भी दिल्ली गए हैं भाजपा वाले, वहां पर अपने राष्ट्रीय नेताओं से सभी पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद घोषणा होगा। जब मुख्यमंत्री जी के पास उनका नाम आ जाएगा तो मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल के ओथ के लिए माननीय महामहिम को लिखेंगे। इसलिए इसमें कोई पेच नहीं है। पेच उन दलों के अंदर में है, किनको रखना है नहीं रखना है उस विषय पर दोनों पार्टी के अलग अलग धरे में अलग अलग अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपने नेताओं से बातचीत किया है। कल बिहार के अध्यक्ष भाजपा संजय जायसवाल जी बात करके दिल्ली गए हैं। तो आने दीजिए, समय पर सब कुछ हो जाएगा। कोई एच पेच नहीं है, निश्चित रहिए आप।
ठीक है। अरुण जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं कैबिनेट विस्तार में देरी होती हुई नजर आ रही है, आपके हिसाब से इसकी क्या वजह है? ये आज से नहीं, जब से इनका मंत्रिमंडल गठन हुआ है, जब से मुख्यमंत्री नीतीश जी बने हैं, उसके अटकलें बराबर लगाई जा रही है कि आज होगी, कल होगी, परसों होगी, तरसों होगी, और ये अटकलें चल रही है। और इन लोगों का बात नहीं बना। के बार भूपेंद्र यादव जी आए, उनका जो प्रभारी हैं, और आकर करके वो नीतीश जी से भी भेंट किए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी भेंट किए, यहाँ दिल्ली में अमित शाह से भी भेंट किए। तो इन लोगों के बीच में बात बन नहीं रही है, जिससे कि ये कह रहे थे कि इनको क्या बिहार की जनता को क्या लेना देना है, ये कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, तो बिहार का जनता को ही लेना देना है। मनु जी, बिहार की जनता आपको चुन कर करके भेजी है यहाँ पर सरकार चलाने के लिए। आप जिस हिसाब से तीसरे नंबर की पार्टी हैं और आप चाह रहे हैं कि पहले नंबर में हम रहें, तो यही दिक्कत हो रही है। भाजपा चाह रही है कि हमारा विधायक ज्यादा है तो हमारा मंत्री ज्यादा हो, लेकिन जदयू चाह रही है कि नहीं, जितना भाजपा का हो उतना मेरा हो। तो ये सब पेच चल रहा है। दूसरी पेच है गृह मंत्रालय को लेकर करके। नीतीश जी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद आप रखिए जरूर, लेकिन गृह मंत्री आप हमको दे दीजिए। तो ये स्थिति चल रही है, और इसी के कारण बिहार में न कोई काम हो रहा है, न कोई काज हो रहा है। सभी विभाग का काम ठप है। एक एक मंत्री 4-4 विभाग लिए हुए हैं। कितना मंत्री का मैं नाम बता दूंगा कि वो अभी अपने जो विभाग है उस विभाग में काम तक नहीं संभाले हैं। बहुत सारे ऐसे उनके मंत्री हैं। दूसरी चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है। नीतीश कुमार पर इतना ज्यादा लोड बढ़ गया है कि उनसे लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं संभल रहा है। रोज मर्डर, हत्या, बलात्कार, क्या क्या मने हो रहा है। अब इसको, ये लालू राज को जंगल राज कहते थे। थोड़ा सा मर्डर होता था तो जंगल राज। आज मर्डर में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इनके मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि 27 नंबर पर, 26 नंबर और 27 नंबर पर अपराध में है। आप देखा, हमारे पास लिस्ट है तो कहिए, तो पूरा टोटल लिस्ट को मैं बता दूं, एनसीआर का रिपोर्ट ले करके मैं बता दूं, हत्या में कितने नंबर है और मर्डर में कितना नंबर है बिहार का, बलात्कार में कितना नंबर है बिहार का, सबका अलग अलग करके दिया हुआ है। नीतीश जी से संभल नहीं रहा है। और मनु जी जो है यहाँ बैठ के कह रहे हैं जनता को क्या मतलब है। अरे जनता को ही मतलब है, जनता प्रताड़ित हो रही है। तो जनता प्रताड़ित हो रही है तो जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर आप कब मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष क्यों होता है? नेता प्रतिपक्ष इसलिए होता है कि सरकार को देखे, सरकार को समझे, और अगर कुछ गलत करता है तो उस पर हाथी को जैसे अंकुश लगाया जाता है, उसका जो चलाने वाला होता है। अरुण जी, तमाम ये जो सवाल आपने उठाए हैं इसका जवाब मनोज जी से ही ले लेते हैं सीधे चलकर। मनोज जी, अरुण जी की माने तो गृह मंत्रालय के लिए बीजेपी और जेडीयू में खींचतान चल रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि गृह मंत्रालय हमें दे दीजिए, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि इस बार सीटों माफ कीजिएगा, जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो बीजेपी इस तरह से चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, और इस पर बात नहीं बन पा रही। देखिए, कोई ऐसा विवाद नहीं है। भाजपा के किसी नेता ने, जो अधिकृत नेता हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि गृह विभाग इसको दीजिए या उसको दीजिए। ये सब विपक्ष के मन के उत्थान है। और मेन बात है कि सर, विपक्ष के पास पल्लवी जी कोई काम तो है नहीं। आज नया साल हुआ, इनके प्रतिपक्ष के नेता विदेश घूमने चले गए थे। कहीं पता भी नहीं था 1 जनवरी को कि पूरे देश की जनता, अपने राज्य की जनता, अपने क्षेत्र की जनता के साथ रहे। एक इनके गठबंधन के एक और राजकुमार हैं, वो अपने नानी के यहाँ इटली में हैं। तो इन लोगों का जनता से क्या झुकाव होगा? कोई आलू से सोना बनाकर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इन लोगों का काम ही यह है। और मंत्री बने नहीं बने, इससे मैंने कहा कि इन राजनीतिक दलों को क्या लेना देना है। कौन सा विभाग जो है कि अभी नहीं चल रहा है, किस विभाग के अधिकारी फंक्शन में नहीं है,
अब इनके मुंह में है अपना भगवान, लोकतंत्र में सभी को कुछ बोलने की नहीं है, मैं दावे का साथ कर रहा हूं। जब हम पूरी बात समाप्त कर लें अरुण जी तो आप अपनी बात रखिएगा। इसीलिए इनका काम ही है शुरू से दावा करना। पहले दावा कर रहे थे कि 2019 में कि इस बार मोदी जी साफ हो जाएंगे। अभी 2020 में दावा कर रहे थे कि नीतीश जी चले जाएंगे, एनडीए चली जाएगी। इन्होंने अपना दावा में बड़े बड़े पोस्टर भी पूरे बिहार के चौक चौराहों पर लगा दिया। भावी मुख्यमंत्री 8वां फेल तेजस्वी यादव। जनता सब कुछ देखती है और जनता ने इनके जो दावे थे उस दावे को ऐसा लात मारा कि ये कहीं की ही नहीं रहे। तब इनके पास तो कोई काम है नहीं, जनता के किसी सवालों से लेकर तो कुछ लेना देना रहा ही नहीं है। किसान आंदोलन हुआ, पूरे बिहार के किसान को इन्होंने पटना आए और ये अपने चले गए विदेश घूमने के लिए। यहाँ पर जब पूरे किसान पटना के सड़कों पर चल रहे थे तो कहीं इनका पता ही नहीं था। इतने हितैषी आप बन गए हैं। एक बात बताइए मनोज जी, तमाम बातें आपने कह दी, तेजस्वी यादव पर भी आपने कमेंट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई फिर आरजेडी? अगर वाकई में जेडीयू ने इतना काम किया है और नीतीश कुमार इतने चहेते रहे हैं तो तेजस्वी यादव की पार्टी पहले नंबर पर कैसे पहुंच गई? इतने ज्यादा संख्या में विधायक उनके क्यों हैं फिर? और आप कहां पहुंच गए, आप ये भी तो देखिए, किस नंबर पर आप आकर सिमट गए हैं। नहीं, नंबर का देखिए, नंबर का नहीं है। इससे पहले 2010 में कहां पर थे इनके पिताजी? 2010 में मां थी, कहां पर थे? और ये तो समझ लीजिए कि साथ में रहने वाले ने धोखा दिया तब जाके गए। अब इन लोगों को चिराग पासवान जैसे नासपीटे लोग जो अपने खुद तो बर्बाद हो गए, पूरे पार्टी को बर्बाद कर दिए। जिस जगह इन लोगों का वोट को आप गिन लीजिए ना, यहाँ पर चिराग पासवान नहीं खड़े थे, वहां इनकी क्या हालत हो गई। अगर आज चिराग पासवान के कारण तो राजनीति में परिस्थिति दर बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। और इससे कोई आपके पास ही आ रही हूँ तुरंत जी। अंगगणित रहते हुए भी तो वो सड़क पर हैं। अंगगणित की बात तो नहीं, कोई बड़ी हो गई, छोटे हो गए। अगर कोई आदमी चुनाव में जिस तरह से हुआ, जिस तरह से आज वो किया गया, तो ये सर्वविदित है। आज चिराग के कारण आज स्थिति हुआ कि पूरे समय तक घर में रहकर रहा और अंतिम में पीठ में लाठी मार दिया, छुरा मार दिया। तो चलिए, कभी नाव पर गाड़ी, लोकतंत्र में मत हरण करिएगा। ठीक है बिल्कुल अरुण जी, अब आपके पास ही आ रहे हैं। ठीक है मनोज जी, एक बार जवाब ले लेते हैं अरुण जी से, काफी देर से वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, काफी कुछ कहना चाह रहे होंगे। बोलिए अरुण जी। मेरा पहला सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि हमको धोखा दिया तब हमें तीसरे नंबर पर आए। इनको धोखा कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ रहे थे, तो ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी हमको धोखा दिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम कैसे सरकार में है, तो ये सरकार में कैसे है? पूरे बिहार की जनता जान रही है कि आपने जिस प्रकार मत का हरण किया, जिस प्रकार बेईमानी की कुछ सीटों पर, उसके कारण आप सरकार में आए हैं। तीसरी चीज की, हाँ हेलो जी, बोलिए अरुण जी। हाँ, तीसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये बात कर रहे हैं, तो ये अपना उनसे संबंध क्यों नहीं तोड़ते हैं? जब उनको धोखा दिया, ये पीठ में छुरा, ये कहते हैं कि पीठ में छुरा हमारा घोप दिया, तो पीठ में छुरा तो तेजस्वी यादव पर नीतीश जी ने भोंका था। ठीक है अरुण जी, ये किसने किसके पीठ में छुरा घोपा ये तो देख लेते हैं। मनोज जी से पूछ लेते हैं कि उनको इतना दर्द अब क्यों निकल कर आ रहा है, बार बार जेडीयू का दर्द इसी तरह से बाहर निकल कर आ रहा है। आपके पास ही लौटेंगे अरुण जी, बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें चल रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा है कि यह अभी पता नहीं कि कैबिनेट का विस्तार अगले 2 दिन में हो जाएगा या फिर इसमें 10 दिन का समय लगेगा। ऐसे में विपक्ष भी अब हमलावर हो गया है और सरकार पर लगातार जुबानी हमले बोले जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, तमाम तरह के आरोप लगा दिए हैं, आपने भी कह दिया है कि अभी तक तो कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है क्योंकि आपस में ही नहीं बन रही है, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही आपस में लड़ रही हैं कि कौन सा मंत्रालय किसे मिलना चाहिए? अरुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पा रहा है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ शपथ लेकर कैबिनेट गठन किया था। बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, लेकिन मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद 4 मंत्री ही बचे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और वीआईपी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बने 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस बार जिस तरह का जनादेश आया है उसके लिहाज से मंत्रिमंडल में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका चाहती है, जिस पर जेडीयू राजी नहीं है और वो 50-50 का फॉर्मूला चाह रही है। ये जानकारी मिल रही है कि 50-50 फॉर्मूले को लेकर बात अटकी हुई है और पेश यहीं पर फंसा हुआ है। बता दें कि बिहार के 243 सदस्यों की विधानसभा में संवैधानिक प्रावधान के लिहाज से 15% सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से बिहार में मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री ही बन सकते हैं। इस बार चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, वहीं जेडीयू को 43, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 4 और विकास इंसाफ पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। ऐसे में विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले की बात कही जा रही थी। नीतीश के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए 2 में जदयू के कोटे में मुख्यमंत्री को मिलाकर 22 विधायक मंत्री थे, तो बीजेपी में उप मुख्यमंत्री समेत 13 विधायक ही मंत्री बने थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि जेडीयू के विधायकों की संख्या 71 थी, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 54 थी। हालांकि इस बार उल्टा है कि बीजेपी के 74 विधायक हैं और जेडीयू के 43 हैं। इस लिहाज से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू से अधिक कैबिनेट की डिमांड कर रही है। और वहीं बीजेपी पिछले कैबिनेट के फॉर्मूले पर नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा चाहती थी, जिसमें 3.5 विधायक पर 1 मंत्री पद। इस आधार पर जेडीयू को संख्या बल के हिसाब से 14 मंत्री बनते हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में 19 मंत्री पद आ सकते हैं। इसके अलावा 1 हम और 1 वीआईपी को मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर जेडीयू राजी नहीं है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी के चलते विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उधर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 14 मंत्रियों के जरिए बिहार में अपना क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की एक बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वहीं बीजेपी के पास अपने सियासी समीकरण साधने के लिए पर्याप्त संख्या हो रही है। बीजेपी 2 डिप्टी सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने किसी नेता को बिठाकर कैबिनेट में बड़े भाई की भूमिका के जरिए बिहार में अपना सियासी आधार बढ़ाना चाहती है।
और दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, आपके पास ही आना चाहेंगे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। तमाम आरोप आपने भी लगा दिए हैं मनोज जी पर, और साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि हाल फिलहाल में तो कैबिनेट का विस्तार नहीं ही हो रहा है। देखिए, इनका कैबिनेट का अगर विस्तार जिस दिन हुआ, उनकी सरकार उसके अगले दिन ही गिर जाएगी। ये संभव नहीं है कि इनका कैबिनेट का विस्तार हो सके, क्योंकि इनके कैबिनेट में एक पेच नहीं फंसा हुआ है। ये सभी लोग को लालच दिए हुए हैं कि तुमको ये बना देंगे, तुमको ये बना देंगे, तुमको ये बना देंगे। और जिस दिन इनके पास वो जो जादुई झोला वाला का जो पिटारा है खत्म हो जाएगा कि अब उनके झोली में एक भी मंत्री पद नहीं है, उसी दिन इनकी सरकार गिरनी तय हो जाएगी। क्योंकि सभी लोग यहाँ महत्वाकांक्षी हो गए हैं। ये हम पार्टी के कह रहे हैं कि हमको 4 विधायक है तो हमको कम से कम 3 गो चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमको 3 गो चाहिए, जदयू तो चाह रहे हैं कि हम 50 ले ले। तो ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां बनने वाली है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, उस दिन इनकी नीतीश कुमार जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और उनकी कुर्सी डोलने लगेगी। यहाँ तक कि सरकार का भी जाना निश्चित हो जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार इसको टाल रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, ऐसा ही माना जाए, सरकार खतरे में आ जाएगी, इसलिए कैबिनेट का विस्तार जल्दी से नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ये विस्तार आज हो कि 2 महीने के बाद हो, कोई एनडीए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन लोगों की खास आदत है मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने का। कल तक बोल रहे थे कि 17 विधायक उनके जदयू में चले गए हैं, जदयू वाले उनके पास आ गए हैं। उस समय बोल रहे थे कि खरमास के बाद सरकार गिर जाएगी, उसके बाद अब बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल के बाद सरकार गिर जाएगी। तो गिरने दीजिए, इनको देखने दीजिए। जितना इसका हसीन सपना है वह सपना इनका देखना जरूरी है, क्योंकि अब तो ये कुछ कर सकते हैं नहीं सपना देखने के सिवाय। और एक 8वां पास 9वां फेल व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार की जनता कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस चीज को ये भी जान रहे हैं, और इनके अपने ही दल के कई लोग हैं कि जो इस चीज को जान रहे हैं कि एक 9वां पास जा रहा है, हमारे माथे पर चढ़ रहा है। तो ये तो अपने स्थिति से सदने ना, दूसरे की स्थिति को देखने की क्या जरूरत है। हमने तो कभी नहीं कहा कि राष्ट्रीय जनता दल टूट जाएगी। नहीं मनोज जी, 8वीं पास 9वीं पास इस तरह के कमेंट्स करने से क्या हो जाएगा, चीजें तो नहीं बदल जाएंगी ना। देखिए, हालात तो वही हैं। अब तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं, उससे आपके कैबिनेट विस्तार का क्या लेना देना। और ये हो गया तो ये हो गया, तो इसलिए इसमें कोई हम लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह हम ये लोग अपना इस चीज को समझ लें, और इसको लग रहा हो कि ये चीज है, इसी रास्ते में जिंदा रहे, आगे आगे चलते रहे। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इन लोगों अपनी सपना देखते रहे, मुख्यमंत्री का वोट भी ले ले। जिस तरह से बैनर पूरे बिहार में छपा दिया भावी मुख्यमंत्री का, तो एक ओथ भी ले ले। अभी ये क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं, अगल बगल में अपने ऑफिस बैठकर गद्दानंद जैसे लोग उनके साथ नहीं है, उनसे अपना मुख्यमंत्री पद का ओथ ले ले। क्या दिक्कत लगा हुआ है। और क्या हो गया इनका, 17 जदयू एमएलए भाग गए क्या इनके पास से। अरे अपना ना स्थिति को देखिए, दूसरे की स्थिति क्या हो रहा है, अपने पार्टी में देखिए। सरकार में जो कमजोरी है उसको लेकर सामने जाइए, तब ना। तो ये तो चलेंगे विदेश घूमने, तो विदेश घूमते रहे, बाहर रहते रहे। कभी भी तेजस्वी का तो रिकॉर्ड ही है कि जब विधानसभा का सेशन चला तो विधानसभा से गायब। जब बिहार में कोरोना का काल आया तो दिल्ली में बैठ के मटर गश्ती कर रहे थे। कभी 11,000 बस भेज रहे थे, तो कभी 11,000 ट्रेन भेज रहे थे। तो ये सब इनका ख्याली पलाव है, पलाने दीजिए। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये और सपना देखे, जबरदस्त सपना देखे। ये भी देख ले कि लालू प्रसाद यादव भारत के प्रधानमंत्री हो गए।
और शर्म इन लोगों को एक पैसा लग रहा है कि बात जिसके मेरे समझ नहीं आ रही है मनोज जी, कैबिनेट का विस्तार आपका नहीं हो पा रहा है, आप लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव को कोस रहे हैं, वो रोके हुए हैं क्या आप दोनों को कि नहीं अभी आप कैबिनेट का विस्तार मत कीजिए? मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि सर कहाँ पर बात फंसी हुई है? क्या पिछले वाला फॉर्मूला आप अपनाना चाह रहे हैं? क्या 50-50 पर बात नहीं बन पा रही है? इतनी देरी क्यों हो रही है? तमाम मैं बातें आपसे पूछ रही हूँ, आप बार बार तेजस्वी यादव और आरजेडी पर आ रहे हैं। उन्होंने रोका है क्या? तेजस्वी यादव ने फोन करके मना किया है क्या कि अभी कैबिनेट का विस्तार मत कीजिए? कोई 50 या 40 या 60 का कहीं कोई मामला नहीं है। जब गठबंधन होता है तो दोनों दल के जो नेता होते हैं वो आपस में बैठकर बात करते हैं। अब चूंकि जदयू का एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो इनको कोई भी अपने बारे में फैसला लेने में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व भी है, उनका प्रदेश नेतृत्व भी है, तो यहाँ से बात करके ये लोग गए हैं। खरमास के बाद तो पहले से ही तय था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब उस दिन बातचीत करके उन्होंने मंत्रिमंडल का क्या आकार हो, क्या प्रकार हो, इस पर बात करके गए हैं। अब उसमें कौन कौन लोगों को भाजपा को शामिल कराना है, अपने विधायकों को, वो अपना निश्चित करके फाइनल करके लिस्ट दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लिस्ट जो है वो सामने आ जाए ताकि कैबिनेट का विस्तार हो और तमाम मंत्रालयों का काम जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनके पास भी कोई मुद्दा ना रहे, क्योंकि मुद्दा तो अभी आपने ही दिया हुआ है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बिहार कैबिनेट विस्तार में लगातार देरी के चलते विपक्ष जहां हमलावर है, वहीं ऐसा सुनने में आ रहा है और समझने में आ रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अभी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात रहेगी कि जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर आकर ये पेच फंसा हुआ है वो सुलझता है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट, किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। मैं इनका विरोध करता रहूंगा। मैं जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ किसानों और देश के सवालों का ही जवाब दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये
ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सके। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी बोले कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ही हिंदुस्तान को चला रहे। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं के पास हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये की रियलिटी है। मसले पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने भी सुनी होगी। जमकर उन्होंने जुबानी हमले किए, जुबानी प्रहार किए हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। इन हमलों को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वो अपनी जो छवि है वो सुधार पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ और वो विदेश चले गए, फिर इधर सत्ताधारी बीजेपी ने उनके विदेश जाने पर जमकर उनको घेरा है। ऐसे में क्या ये डैमेज कंट्रोल की कवायद मानी जाए? देखिए, कोई भी जब सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी उतना ही कोशिश करता है भी सत्ता पक्ष को घेरने की। तो इसको उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए कि भी किसान आंदोलनरत है और कांग्रेस का अपना कोई आंदोलन उतना परवान नहीं चढ़ पाया। किसान अब ये ना भी किसान आंदोलन कर रहा है तो उसी पर कहीं ना कहीं एक राजनीति, सत्ता पक्ष भी कहता है कि भी विपक्ष इसको हवा दे रहा है, विपक्ष कहता है कि भी सत्ता पक्ष कहीं बात नहीं मान रहा, उनको थका देना चाहता है, उनको मार देना चाहता है, उनकी जमीन हड़पना चाहता है जी। और कमोबेश जो किसान के मन में शंका है वो भी यही है। तो देखिए, सरकार का दायित्व है कि भी जो भी किसान है उनके मन में जो शंका है उनका समाधान करे। ये बात अलग है कि वो बीच में विदेश चले गए और फिर आके वो, तो देखिए कौन विदेश जाता है आता है, क्या किसका काम है, लेकिन जो विपक्ष का धर्म है वो विपक्ष का धर्म उन्होंने निभाया। उन्होंने कि विपक्ष होता है कि सरकार को घेरे, सरकार की नीतियों में कमियां निकाले, तो वही राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने बहुत सारी कमियां गिनाई कि भी 2-3-4 दोस्तों को देना चाहते हैं और उनका ये प्रयास हमेशा रहता है कि भी 2-3 दोस्त यानी पूंजीपतियों की सरकार है, 2-4 लोगों को बेनिफिट हो रहा है और बाकी जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। आज भी उन्होंने यही कहा कि भी किसान की जमीन को हड़पना चाहते हैं, 2-3 दोस्तों को देना चाहते हैं। तो देखिए, किसान की जमीन हड़पना इतना आसान नहीं है बिल्कुल जितना कि बोला जा रहा है। और देखिए, कृषि में पैसे की जरूरत है, कहीं ना कहीं पूंजी निवेश की जरूरत है किसी में। अगर कृषि में पूंजी निवेश नहीं हुआ है तभी आप देखेंगे आजादी के इतने साल बाद भी अगर किसान कर्जदार है, आत्महत्या कर रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? ये बात अलग है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपकी भाषा कुछ और होती है और जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपकी भाषा कुछ अलग होती है। सत्ता में होते हैं तो किसान मजदूर किसी की कोई चिंता नहीं होती, विपक्ष में होते हैं तो आपको किसान की चिंता होती है, मजदूर की चिंता होती है, सारी चिंताएं आपको घेर लेती हैं। अगर यही चिंताएं सत्ता पक्ष में होते हुए हो,
मान ली कांग्रेस थी, कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देती, या एमएसपी की गारंटी अगर किसान को, तो कहीं ना कहीं किसान आज खुशहाल होता। किसान आंदोलन के लिए मेरे ख्याल से इस तरीके से जो सर्दी में बैठा है उसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, यही बीजेपी का है कि बीजेपी भी किसान की बात करती थी, लेकिन अब देख लीजिए कि देखिए सब पर बात हो रही है, सब पर कहीं ना कहीं भी दुख प्रकट किया जाता है, लेकिन किसानों के मामले में देखिए कि भी कई किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई एक बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, मैं दो बिंदुओं पर आना चाहूंगी और उन दोनों ही बिंदुओं को आपसे समझना चाहूंगी। पहला पॉइंट यह है कि किसानों ने कहा था कि अगर विपक्ष ही हमारा इतना मजबूत होता तो हम इतने दिन तक यहाँ पर बॉर्डर्स पर बैठे नहीं होते। तो क्या आप मान रहे हैं कि विपक्ष को जितना मजबूत हमारे देश में होना चाहिए वो उतना नहीं रहा है? और दूसरा पॉइंट यह है, बराक ओबामा और शरद पवार दोनों ने ही कमेंट किया था कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है, वो चीजें बीच में छोड़ देते हैं, और जो किसान आंदोलन के समय में भी देखने को मिला। इन दोनों ही बिंदुओं पर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी और समझना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल पहली जो आपने कहा विपक्ष मजबूत नहीं है, हकीकत है। आप देखेंगे नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, प्रवासी मजदूरों को आपने दिखा है, वो किसी छुपानी मीडिया ने खूब दिखाया, और लेकिन विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। विपक्ष को जिस तरह से आप देखेंगे, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जैसे ही महंगाई बढ़ती थी तो प्याज और आलू की मालाएं डालकर हर गली चौराहे और नुक्कड़ पर प्रदर्शन करती थी। तो वो एक कहीं ना कहीं संघर्ष का उनका अपना एक तरीका था। लेकिन आप देखेंगे कि भी कांग्रेस के पास उतनी ताकत नहीं है। अब वो संगठन की कमी है या नेतृत्व की कमी है, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। देखिए, जब आप बीजेपी को देखेंगे हमेशा वो कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में रहती है और अपने जो प्लानिंग है वो पहले से करना शुरू कर देती है। जबकि आप देखेंगे कि भी एक विपक्षी दल कांग्रेस है कि वो भी लास्ट मोमेंट तक बंगाल की बात करूं, बंगाल में जहां खून पसीना बहाया जा रहा है, टीएमसी भी और बीजेपी भी, वहां कांग्रेस कितनी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रही है, वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, दूसरे इलेक्शन हो। आपका कहना बिल्कुल, किसानों का कहना बिल्कुल जायज है। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो विपक्ष का साथ आंदोलन को मिलता है, और किसान को जरूरत नहीं पड़ती, विपक्षी आंदोलन करता है, पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं और सरकार पर एक प्रेशर बनता है और सरकार भी कहीं ना कहीं झुकती है। ये बात अलग है कि आज पॉलिटिकल पार्टियां भी मॉरल सपोर्ट सभी दे रहे हैं, लेकिन फिजिकली अगर मान लीजिए कांग्रेस का वर्कर है, वो कांग्रेस का वर्कर किसानों के साथ खड़ा हो जाए, तब क्या 4-5 लाख ही रह जाएगा? भी जो किसान है, जो पड़ा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, कहीं ना कहीं विपक्ष का उतना मजबूती के साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि किसान आंदोलन बदनाम और हो रहा है। जबकि किसान ने कोशिश की है कि वहां कोई राजनीतिक भाषण न हो, कोई इस तरह का पोस्टर न हो जिससे कोई आरोप लगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसमें ये हो रहा है कि विपक्ष उसको हवा दे रहा है, तो किसान कहीं ना कहीं पिस रहा है। और देखिए, किसान की चिंता है, वाजिब चिंताएं हैं, और कोई किसान को थका नहीं सकता। किसान और जवान दो इस देश के वो स्तंभ है, वो मजबूत स्तंभ है कि भी अन्नदाता है, वो पेट भरता है। देखिए, रात में खेत में पानी लगाता है, सांप है, कीड़ा है, कौन काट खाएगा, यानी जान हथेली पर रखकर, चाहे वो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बिना उसकी, जब हम लोग अभी सर्दी में हीटर से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं तो वो लोग उस समय पानी दे रहे होते हैं किसान में। और वही देखिए जवान का है, जवान भी बॉर्डर पर, और जवान भी देखिए किसका है, वो किसान का ही बच्चा है। बिल्कुल, किसी पूंजीपति का बेटा मैं नहीं समझता हूं कि बॉर्डर पर शहादत देता है, या -40 डिग्री टेम्परेचर में किसी पूंजीपति का बेटा या किसी नेता का बेटा। कुछ उदाहरणों को छोड़ दें तो ज्यादातर जो आप देखेंगे जवान भी हैं, वो भी किसान के बच्चे हैं। और जिस तरीके से किसान आजादी के इतने सालों बाद भी आप देखेंगे कि परेशान है, तो ये चिंता का सबब है। किसान की हालात अगर सुधरेंगे तो गांव के हालात सुधरेंगे, गांव के हालात सुधरेंगे तो देश भी सुधरेगा कहीं कहीं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष आज कमजोर है। दूसरा, आपने कहा निरंतरता की कमी है, बराक ओबामा और इस सब ने कहा, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जहां आपको संघर्ष करना है और उनके बीच में रह के संघर्ष आप करें और उसकी निरंतरता बनी रहे, तो प्रेशर एक बना रहता है। मान लीजिए हम किसान आंदोलन की बात करें, या इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा
कि वो बीच में कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, और मिस करने की वजह से जो उसकी निरंतरता है वो ब्रेक हो जाती है। तो और फिर सत्ता पक्ष को कहने का मौका मिल जाता है, जैसे कि अभी वो गए तो लोगों ने कहा कि वो तो छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाना चाहिए। जब पता है कि भी इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो किसान आंदोलन के दौरान उनको मैनेज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि भी बहुत सारे भी पर्सनल काम भी होते हैं, लेकिन उन सबसे प्राथमिकता क्या है, वो पर्सनल काम प्राथमिकता है या विपक्ष का धर्म निभाना या आंदोलन में साथ देना आपकी प्राथमिकता है, तो वो व्यक्ति तय करता है। मान लीजिए मेरी प्राथमिकता क्या है, ये मैं तय करूंगा, राहुल गांधी जी की प्राथमिकता क्या है वो तय करेंगे, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो तय करेंगे। लेकिन दोनों बात बिल्कुल फैक्ट है कि भी विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। अगर कोई इतना वादा नहीं रखता कि अकेले के दम पर बीजेपी को टक्कर दे पाए या सत्ताधारी दल के सामने। ये बात अलग है कि विपक्ष में भी आज जो पीसी कर रहे हैं या कहीं नजर आते हैं तो राहुल ही नजर आते हैं। बाकी जो विपक्ष में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आप देखेंगे उनका कहीं कोई वजूद नजर नहीं आ रहा, या उनका नेता कहीं कोई। तो होना ये चाहिए कि जो भी विपक्षी दल हैं इन सबको किसानों को सपोर्ट करनी है, किसानों के बीच में जाना चाहिए, जो बिल की अच्छी बातें हैं वो भी समझानी चाहिए, और जो उसमें कमियां हैं उसके लिए सरकार पर भी प्रयास एक दबाव बनाना चाहिए कि उसमें सुधार लाया जाए। देखिए ये नहीं हो सकता कि भी सारा बिल गलत हो जाए, उसमें चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि पूंजी निवेश की बहुत जरूरत है कृषि को। अगर खेती में पूंजी निवेश नहीं होगा तो आजादी के इतने सालों बाद इस तरह से किसान और खेती बदहाल है, वो बदहाली बनी रहेगी। देखिए सरकारों के पास उतना पैसा। उपाध्याय जी, आपकी बात एकदम 100% सही है। पूंजी निवेश और सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और शायद उस दिशा में हम अभी तक आगे बढ़ भी नहीं पाए हैं। लेकिन अब जो ये कानून लाया गया है इस पर अलग ही बवाल मचा हुआ है। खैर देखना यही रहेगा कि सरकारें किस तरह से कृषि क्षेत्र को मजबूत कर पाएंगे। आरबी उपाध्याय जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और मसला हमारे पास है जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी घमासान कड़ा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास रहे शुवेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हमेशा भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके ऐलान के बाद ही शुवेंदु अधिकारी ने यह तक कह डाला कि अगर वह चुनाव में ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर क्यों ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मसले पर चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। चूंकि समय की भी हमारे पास कमी है तो सर मेरा एक ही सवाल रहेगा आपसे, ममता बनर्जी नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? क्योंकि समय की कमी है सर, तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप ये बात समझा दें। देखिए नंदीग्राम उनकी कर्म भूमि रहा है ममता जी का, तो कोई नया वो नहीं है। ये बात अलग है कि वो पहले दूसरी जगह से चुनाव लड़ती थी। अब जो नंदीग्राम का जो उन्होंने अनाउंस किया है, कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी को उनका घेरने का पूरा एक प्लान कह सकते हैं हम इसको। देखिए अब जो इलेक्शन हो रहा है वो ये चाहते हैं कि भी शुवेंदु अधिकारी वर्सेज ममता बनर्जी हो जाए, बजाय बीजेपी और टीएमसी के। पर्टिकुलर है क्योंकि जो एक मैसेज गया था शुवेंदु अधिकारी के जाने से, जिस तरह टीएमसी कमजोर नजर आने लगी थी, तो ममता ने वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, और वो कितना सफल होंगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसी कड़ी में ये अनाउंस किया कि भाई नंदीग्राम में मैं चुनाव लड़ूंगी, तो शुवेंदु अधिकारी को भी कहना पड़ा कि अगर मैं नहीं हरा पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि ममता को बंगाल की राजनीति में नकारा नहीं जा सकता। कोई ये कहे कि भी नहीं, भी ममता के बिना और उसका कोई वजूद नहीं है, तो वो अतिशयोक्ति होगी। देखिए जिस संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वामपंथ को उखाड़ के फेंका है और सत्ता में है, और आज भी अगर सर्वे कराया जाता है तो आप देखेंगे, कल एक मैं सर्वे देख रहा था किसी चैनल पे, तो उसमें था कि भी 75% लोग अभी ममता को चाहते हैं। तो यानी उनकी क्रेडिबिलिटी या उनका जो एक वर्चस्व है वो आज भी बंगाल की राजनीति में कायम है। और दुर्भाग्य ये है कि भी उनके कद का नेता किसी दूसरी पार्टी या विपक्ष के पास नहीं है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बात ठीक है, आपका अभी संगठन मजबूत हो सकता है, दूसरी चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ममता के कद का कोई दूसरा नेता वहां पर उसके सामने खड़ा करना एक चुनौती कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने है। और बंगाल का चुनाव आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता जाएगा, ये घमासान और बढ़ेगा। ये घमासान इतना तेजी के साथ बढ़ेगा क्यों? देखिए बंगाल की जो राजनीति का चरित्र रहा है, हिंसा का चरित्र रहा है,
वो आज से नहीं है। आप देखेंगे जब कम्युनिस्ट थे तब से भी वहां पर राजनीतिक हत्याएं होती थी, खून खराबा होता था इलेक्शन के दरमियान, और वही हम आज भी देख रहे हैं कि भी आज भी वहां जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता या दूसरे लोग जो हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है, वो लोकतंत्र के बिल्कुल, लिए और घातक है। राजनीति में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह की अभी स्थितियां बनी हुई हैं वो वाकई में चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय गर्म है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। देखने वाली बात रहेगी कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।